चलिए इसमें नोट करेंगे, एसी जनरेटर में ही आगे कंटिन्यू करेंगे। एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ। एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसमें नोट करिएगा। लेट कैपिटल एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल capital N be the number of turns in the coil. Capital A is equal to face area of each turn. Face area, no, sir. Face area of each turn. Face area of each turn. Capital B, magnitude of the magnetic field. कैपिटल बी है मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद थीटा है थीटा है एंगल विच द नॉर्मल टू द कॉइल angle which the normal to the coil makes with field B vector makes with field B vector at any instant small t और ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी विद विच कॉइल रोटेट्स। एंगुलर वेलोसिटी विद विच कॉइल रोटेट्स। तो थ्योरी और वर्किंग तो वही थी जो लास्ट टाइम डिस्कस करा था हमने एसी जनरेटर में, और वो हमें पता होनी चाहिए, बस हमें उसको लर्न करने की जरूरत नहीं है पॉइंट बाय पॉइंट, क्योंकि एमसीक्यू में उतना कुछ पूछा नहीं जाएगा। जो इसका एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन देख लीजिए। हम ये जानते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। जैसे मान लीजिए जो ये हमारा इस तरीके से हमने देखा था, नॉर्थ पोल, और ठीक इसके सामने साउथ फेस इसका देखा था हमने। एक इससे फिक्स्ड था, अब आप ये सोचिएगा। सबसे पहला है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल का मतलब क्या है कि यहाँ पर सिर्फ एक वायर वाला कॉइल हमने बना रखा है। हो सकता है कि एक हो, दूसरा टर्न हो, तीसरा टर्न हो, चौथा टर्न हो, मतलब ये कॉइल थोड़ी मोटी हो। तो कॉइल मोटी कब होगी? जब नंबर ऑफ टर्न्स उसके बढ़ते चले जाएंगे। तो कैपिटल एन हो गया नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। कैपिटल ए हो गया फेस एरिया ऑफ ईच टर्न। फेस एरिया ऑफ ईच टर्न मतलब जैसे ये कॉइल का एक पूरा का पूरा लूप या एक टर्न कंप्लीट होता है, तो इसका फेस एरिया कितना है, ठीक।
वो हो गया। बी हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होगा, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, बी हो गया वो। थीटा हो गया एंगल विच द नॉर्मल टू द कॉइल मेक्स विद द फील्ड बी वेक्टर एट एनी इंस्टेंट टी। मतलब ये कॉइल है, इस कॉइल पर नॉर्मल इस तरीके से होगी ऊपर की तरफ, एन कैप। ये नॉर्मल जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ में जो एंगल बना रहा है हर इंस्टेंट पर, किसी भी इंस्टेंट पर, अगर मैं टाइम टी की बात करूं, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये कॉइल सीधी हो, ऐसा भी हो सकता है ये थोड़ी सी ऐसे टिल्टेड हो, तो किसी भी इंस्टेंट पर जो नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बनाएगा वो थीटा हो गया। ठीक है, वो थीटा हो गया। ये सारी टर्म्स बता रहा हूँ। ओमेगा क्या हो गया? एंगुलर वेलोसिटी विद विच द कॉइल रोटेट्स। ये जो बीच में कॉइल है, ये कितने एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स हो गई। अब इसके बाद आप नोट करेंगे इसमें फाई क्या होता है। एनबीए मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा, और थीटा क्या हो जाता है? ओमेगा टी के बराबर। एन बी ए कॉस ओमेगा टी, थीटा इज इक्वल टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी हो गया। उसके आगे नोट करेंगे बाई Faraday's flux rule, the induced EMF is given by Faraday's flux rule, the induced EMF by Faraday's flux rule, the induced EMF is given by E is equal to माइनस का d phi by dt, माइनस का d phi by dt। तो E is equal to कितना हो जाएगा? माइनस d by dt ऑफ फाई, यानी कि जो फ्लक्स है वो क्या हमने देखा? NBA cos ओमेगा टी। NBA cos ओमेगा टी, NBA तो कांस्टेंट हो गया क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो cos ओमेगा टी का डिफरेंशियल कितना हो जाता है? माइनस साइन ओमेगा टी। तो NBA माइनस था ही, और ये हो गया। अच्छा, अरे नहीं नहीं, ये वही वाली बात हो गई कि मुझे नहीं पता ऐसी सिचुएशंस में हमेशा मैं आगे कैसे आ जाता हूँ। माइनस साइन ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये ओमेगा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसके बाद ये जो इसका डायग्राम बनाया था इसको मिटा रहा हूं मैं, तो लास्ट टाइम भी किया था। और E is equal to E naught sin omega t, where E naught is equal to NBA omega। क्या बोलेंगे इसको? पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, एसी जनरेटर है ना, तो हम कोई बैटरी तो लगा नहीं रहे, ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है मैकेनिकल मोशन की वजह से। ठीक, तो ये पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ हो गई। इसी तरीके से हम ये बोलेंगे व्हेन अ लोड ऑफ रेसिस्टेंस कैपिटल आर इज कनेक्टेड, when a load of resistance capital R is connected across
दिस एसी जनरेटर then current I flows in the external circuit, then current I flows in the external circuit. तो I is equal to E upon R. E कितना है? E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन R. तो I is equal to E नॉट अपॉन R साइन ओमेगा टी, और E नॉट अपॉन R को हम I नॉट बोल देंगे. तो I नॉट कितना हो गया? E नॉट अपॉन R. ये हो गया पीक वैल्यू ऑफ करंट. मतलब ये जनरेटर इतनी वैल्यू मैक्सिमम करंट की डिलीवर कर सकता है. पीक वैल्यू ऑफ करंट. ठीक है जी, सिर्फ इतना करिए. इसके बाद करने तो वैसे इसके भी न्यूमेरिकल्स हैं, पर बस एक टॉपिक जो बचा हुआ था जो कह रहे थे शार्पनेस और क्यू फैक्टर वाला, वो वाला टॉपिक और कर लेते हैं. एनर्जी वाला नहीं है तो मतलब स्पेशली तो मेंशन नहीं कर रखा, पर करा देते हैं. एलसी ऑसिलेशंस में कर लेते हैं. एलसी ऑसिलेशन हट गया है. एलसी ऑसिलेशन कर रहा हूँ, सॉरी, एलसी एलसी सर्किट में, उसमें और एलसी सर्किट में रेजोनेंस वाला करा दिया था ना. रेजोनेंस कंडीशन ऑफ अ सीरीज एलसीआर सर्किट. रेजोनेंस कंडीशन तो हमने कर लिया था, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC. तो ये तो कर लिया था. इसी के आगे एक दे रखा है शार्पनेस और क्यू फैक्टर. ये देख लीजिए, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस. ये मिटा रहा हूं. यहां सिर्फ इतना करना है, एसी जनरेटर में अगर कुछ पूछा जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा इन एक्सप्रेशंस में से पूछा जाएगा. और एसी जनरेटर में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उन क्वेश्चंस में आपके पास ये वाली जो टर्म्स हैं इनकी वैल्यूज दे रखी होंगी. आपसे ज्यादातर जो पूछा जाता है ना, वो पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ या पीक वैल्यू ऑफ करंट पूछा जाता है बस. ठीक है, तो वो ज्यादा आपको कोई मुश्किल पड़ेगा नहीं. कंस्ट्रक्शन वर्किंग वो करने की जरूरत नहीं है. ठीक है ना, वो तो सब्जेक्टिव में आता है, तो सब्जेक्टिव आएगा नहीं इस बार. तो छोड़िए इसको और अगला टॉपिक करते हैं. मैं बस 1 मिनट आपको जरा जो रेजोनेंस कंडीशन थी वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आगे करते हैं. इंडक्टर की वजह से जो रिएक्टेंस होता है, इंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है, उसी को हम इंडक्टर की वजह से जो रिएक्टेंस होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसको हम एक्सएल बोल देते हैं. ठीक है, एक्स सब्सक्रिप्ट में एल. कैपेसिटर की वजह से जो रेसिस्टेंस होता है, यानी कि उसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोल देते हैं, उसको एक्स ही कहते हैं. ठीक, तो एक्सएल इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल. एक्सी इज इक्वल टू होता है 1/ओमेगा सी. उसके बाद बस बता रहा हूँ एक बार इसका ना, इसी के आगे वो कंटिन्यू होगा. इन अ in a series LCR circuit, I नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर होता है. ठीक है, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर होता है. अब ये जो आर है वो एलसीआर सर्किट का क्या होता है? ई नॉट अपॉन √R² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर. ऐसे ही था कुछ. ठीक है, अब एक्सएल और एक्सी की वैल्यू डालो यहाँ पर.
ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब यहां पर ये कहेंगे हम कि फॉर रेजोनेंस कंडीशन एक्सएल माइनस एक्सी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। एक्सएल माइनस एक्सी जो है वो जीरो के बराबर होना चाहिए, यानी कि एक्सएल और एक्सी बराबर होना चाहिए। एक्सएल माइनस एक्सी इज इक्वल टू जीरो का मतलब है ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी इज इक्वल टू जीरो। इसको उधर ले जाओ, ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी, ये हो गया। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर एल सी इज इक्वल टू 1, और ये एल सी यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/एल सी। ठीक है, तो यहां से मैंने ये देखा था कि ओमेगा इज इक्वल टू 1/√एल सी होता है। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है, उसके बाद फिर नोट करेंगे शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। अब हेडिंग डालेंगे शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। इधर हम लिख रहे हैं क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर या क्यू फैक्टर या शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, एक ही बात है। ठीक है, तो वैसे रेजोनेंस यहाँ पर खत्म हो गया, पर रेजोनेंस में अगर उन्होंने ज्यादा डिटेल में पूछना चाहा तो हम कह सकते हैं कि ये भी सिलेबस का एक पार्ट है, तो इसलिए कर लेते हैं इसको। ठीक, तो जरा देखिएगा, इसमें ना पहले एक फिगर बनाएंगे, नोट करिएगा कि वेरिएशन ऑफ करंट एम्पलीट्यूड, वेरिएशन ऑफ करंट वेरिएशन ऑफ करंट एम्पलीट्यूड I0 ब्रैकेट में लिखिएगा इन अ सीरीज variation of current amplitude I0 in a series LCR circuit with angular frequency omega with angular frequency omega for different values of R is given by एक ना ग्राफ बनाएंगे I0 और ओमेगा। मतलब वाई एक्सेस पर अगर मैं करंट का एम्पलीट्यूड लूं और एक्स एक्सेस पर अगर मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी लूं ओमेगा, तो इनकी अलग अलग वैल्यूज अगर हम लेते जाएंगे, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाते जाएंगे, तो जो हमारा करंट का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है I0 वो किस तरीके से चेंज होगा वो देखिएगा। इसका एक स्टैंडर्ड ग्राफ होता है, तो स्टैंडर्ड ग्राफ इसका ऐसे बनेगा।
ये बनाइएगा, अभी समझाता हूँ क्या है ये। लो रेसिस्टेंस, मॉडरेट रेसिस्टेंस, लो रेसिस्टेंस, मॉडरेट रेसिस्टेंस और हाई रेसिस्टेंस। अब देखिएगा, यहाँ पर हम ये कहते हैं कि ये ना जो कर्व बन रहा है, तो कर्व हम ये कहते हैं कि कर्व कोई स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है। कर्व ऐसा बन रहा है कि बीच में ना एक पीक वैल्यू जा रही है करंट की। तो इसको जो हम पीक वैल्यू बोलते हैं, इसको हम ये बोलते हैं कि जैसे देखिए यहाँ पर अगर रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई है, सीरीज एलसीआर सर्किट की अगर हम बात करें, तो सीरीज एलसीआर सर्किट में मैं रेजोनेंस कंडीशन की बात कर रहा हूँ। तो रेजोनेंस कंडीशन में हमने क्या करा, रेजोनेंस कंडीशन में एक्सएल माइनस एक्सी जीरो हो गया, यानी कि एक्सएल को आपको एक्सी के बराबर ले लेना है, ताकि एक्सएल से एक्सी ये कैंसिल आउट हो जाए। तो जब एक्सएल और एक्सएल से एक्सी कैंसिल आउट हो गया, तो अब करंट का रिलेशन सीधा सीधा रेसिस्टेंस से हो गया, ये खत्म हो गया, इसका इम्पैक्ट जो है वो खत्म हो गया करंट पर। ठीक, तो हम ये कहते हैं कि अब रेसिस्टेंस जो है वही इस पर असर डालेगा, जो भी असर डालेगा। तो रेसिस्टेंस अगर मैं बहुत ज्यादा हाई लेता हूँ, तो ये जो कर्व है ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फ्लैट सा बन जाता है यहाँ से, इसमें किसी भी तरीके की कोई शार्पनेस नहीं है। अगर मैं मॉडरेट लेता हूँ, मतलब थोड़ा सा कम कर देता हूँ रेसिस्टेंस को, तो थोड़ी सी शार्पनेस बढ़ जाती है। और अगर मैं रेसिस्टेंस को बहुत कम कर देता हूँ, तो शार्पनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। शार्पनेस समझ रहे हैं कि इसकी पीक वैल्यू ये जो ऊपर है ये शार्पनेस हो गई, यहाँ पर उतना शार्प नहीं है, यहाँ पर बहुत कम शार्प है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ब्लंट शेप हो गई है यहाँ पर। और हम बात कर रहे हैं शार्पनेस का, मतलब ये है कि हमारा जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है करंट का वो कितना ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो आप खुद समझदार हैं। फिर ये एक्सएल माइनस एक्सी ये तो खत्म हो गया, क्योंकि ये दोनों तो जीरो है। ठीक है, तो आर जो है, आर को जितना कम 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 लेता चला जाऊंगा, उतना ही एम्पलीट्यूड, करंट का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड उतने बढ़ता चला जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि उतनी ही जो हमारा सीरीज एलसीआर सर्किट है, उतनी ही उसकी क्वालिटी अच्छी है। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम हर एक सर्किट में जितना भी हमने देखा, चाहे वो हमारा आरएल सर्किट था, चाहे आरसी सर्किट था, चाहे आरएलसी सर्किट है, हमने हर एक में क्या करा है, हम E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी कि ईएमएफ लेकर चले। और हमने डेरिवेशन किस चीज का करा है, करंट का करा है, कि करंट कितना मिल रहा है। तो जिसमें मुझे करंट का आउटपुट जितना अच्छा मिले, मैं उस सर्किट को उतना अच्छा बोलूंगा। तो इसी वजह से मैं ये कहूंगा कि अगर रेसिस्टेंस में बहुत ज्यादा कम रखता हूँ ना सीरीज एलसीआर सर्किट में, तो मेरा क्वालिटी फैक्टर बहुत अच्छा आएगा, मेरा क्यू फैक्टर बहुत अच्छा आएगा। क्यू फैक्टर मतलब क्या है, कि उसका जो करंट है, मैक्सिमम वैल्यू जो करंट की है वो बहुत अच्छी आएगी। तो ये चीज और देखी गई बाई ऑब्जर्वेशन। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ रटने के लिए नहीं है। सीधी बात ये है कि जब हमने ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी, हमने एंगुलर वेलोसिटी धीरे 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 बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए, तो हमने ये देखा कि एक वैल्यू तक तो करंट बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। लेकिन उसके बाद एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद में हम वैल्यू बढ़ा रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी की, तो करंट उसी पैटर्न पर, जिस पैटर्न पर करंट पहले बढ़ रहा था, उसी पैटर्न पर करंट ने घटना शुरू करा। तो मैंने ये बोला कि जहां पर टर्निंग पॉइंट मिल रहा है, जहां पर मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है करंट की, उस वैल्यू को मैंने बोल दिया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ओमेगा आर, उसको हमने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोल दिया। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का किसी तरीके का कोई लेना देना नहीं है रेसिस्टेंस के साथ में। ठीक है, लेकिन हाँ, रेसिस्टेंस जितना कम होगा, हमारा करंट का एम्पलीट्यूड उतना ही ज्यादा, यानी कि क्वालिटी फैक्टर उतना ही ज्यादा होगा। ये असल में जो प्रॉपर्टी है ना, ये क्या हुआ, ये ऑब्जर्वेशन से देखा गया कि हमने लगातार वेलोसिटी बढ़ाई, और हमने देखा कि एक वैल्यू तक करंट बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। तो क्योंकि हम एसी की बात कर रहे हैं, तो एसी भी क्या होता है कि एक मैक्सिमम पॉइंट तक पहले बढ़ता है, और फिर उसके बाद कम हो जाता है। ठीक है, तो उस चीज से इसको आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, चलें आगे। हम्म।
तो अब इसमें नोट करेंगे द क्यू फैक्टर ऑफ अ सीरीज रेजोनेंट सर्किट the Q factor of a series resonant circuit is defined as the ratio of the resonant frequency is defined as the Q factor of a series resonant circuit is defined as the ratio of the resonant frequency to the difference in two frequencies to the difference in two frequencies taken on both sides of the resonant frequency taken on both sides of the taken on both sides of the resonant frequency such that at each frequency the current amplitude becomes 1 upon root 2 times amplitude becomes 1 upon root 2 times the value the value at resonant frequency the value at resonant frequency एक बार फिर से ये ग्राफ बनाना पड़ेगा लेकिन तीन अलग अलग रेसिस्टेंसेस के लिए नहीं, किसी एक रेसिस्टेंस के लिए बनाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा याद रहे ये वाला जो ग्राफ बनाया था ये हमने ओमेगा और आई नॉट के बीच में बनाया था, ये हम ओमेगा और आई के बीच में बना रहे हैं। तो ये जो इसकी पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू जो है वो करंट की, उसको हम क्या बोलते हैं, आई नॉट। तो यहां पर मेंशन करिए आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर। ठीक है, अब एक वैल्यू ऐसी ले लो जो आई नॉट अपॉन रूट टू हो, तो वो वैल्यू थोड़ी सी यहाँ पर होगी, आई नॉट अपॉन रूट टू, यानी कि आरएमएस वैल्यू की बात करी जा रही है। हाँ, आरएमएस वैल्यू की बात करी जा रही है, तो ये वैल्यू हो गई आई नॉट डिवाइड बाई रूट टू, ये हो गया आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर, ये हो गया आई नॉट अपॉन रूट टू। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ई नॉट अपॉन आर, इस पर जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी उस फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यानी कि ओमेगा आर बोल देते हैं। ओमेगा आर, इस वैल्यू पर जो फ्रीक्वेंसी है
इसको हमने बोल दिया ओमेगा 1, और ये जो बाद वाली वैल्यू पर फ्रीक्वेंसी है इसको मैंने बोल दिया ओमेगा 2। ओमेगा 1, ओमेगा आर, ओमेगा 2। ये फ्रीक्वेंसीज तो समझ में आ गई होंगी कि यहाँ पर मैं आई नॉट अपॉन रूट टू ले रहा हूँ, तो आई नॉट अपॉन रूट टू इधर भी मिल जाएगा और इधर भी मिल जाएगा, क्योंकि सेम दो वैल्यूज आ रही हैं। पीक पर है जो एक कॉमन वैल्यू आ रही है, बाकी हर जगह करंट की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ, एक इस तरफ एक इस तरफ, इक्वल वैल्यूज। ठीक है, क्योंकि जैसा कर्व इस तरफ बन रहा है वैसा ही कर्व इस तरफ बन रहा है। ये समझ रहे हैं? ये बिल्कुल नया और बिल्कुल अलग इस वजह से लग रहा होगा क्योंकि ये पहला कर्व है जो एंगुलर वेलोसिटी और करंट के बीच में है। ठीक है, और ये मेरे को बस इसी टॉपिक में करना है और मुझे कहीं नहीं करना है ये। ठीक, एक मिनट रुकिए बस। हाँ जी, अब कहेंगे तो मैथमेटिकली क्यू फैक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, mathematically q factor can be expressed as q is equal to defined as the ratio of the resonant frequency, यानी कि ओमेगा आर अपॉन ratio of the resonant frequency to the difference in the two frequencies taken on both sides of the resonant frequencies। डिफरेंस यानी कि ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 या ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कर लेंगे, क्योंकि ओमेगा 2 कहाँ है, आगे की तरफ, तो इसका मतलब ये बड़ी वैल्यू है, और ओमेगा 1 कहाँ है, पीछे की तरफ, इसका मतलब ये छोटी वैल्यू है। नोट कर लीजिए ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 और ओमेगा 1 और ओमेगा में जो डिफरेंस है इसको बोल दीजिए डेल्टा ओमेगा। ऑनलाइन वाले बच्चों को दिखाई दे रहा है? नहीं, ये जो डिफरेंस है ओमेगा 1 और ओमेगा आर में, इसको बोल दीजिए, इधर लिख रहा हूं मैं, डेल्टा ओमेगा। ऐसे ही जो ओमेगा आर और ओमेगा 2 में जो डिफरेंस है वो भी सेम है, उसको बोल दीजिए ये भी डेल्टा ओमेगा। तो ये जो टोटल डिफरेंस हो गया दोनों के बीच का, दिस इज कॉल्ड ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा बैंडविड्थ। सवाल ये उठता है कि हम दोनों तरफ आई नॉट अपॉन रूट टू वाली वैल्यू ही क्यों ले रहे हैं, आई नॉट अपॉन रूट टू ये आरएमएस वैल्यू होती है। ठीक है, आरएमएस वैल्यू पर ही हम काम करते हैं, जितना भी ऑपरेशन होता है किसी भी सर्किट का सब आरएमएस वैल्यू पर होता है। ठीक है, तो इसको मैं कहूंगा ओमेगा आर अपॉन ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 मतलब ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा। ठीक, अच्छा, इसको बोल दीजिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। तो याद रखना क्यू फैक्टर, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ये तीन अलग अलग रिलेशंस हो गए, बात तीनों से एक ही आती है। तो अब देखिएगा, फ्रॉम द कर्व इट इज क्लियर दैट, फ्रॉम द कर्व इट इज क्लियर दैट ये जो ओमेगा 1 है ये कहां से कहां तक वाली वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की, ओरिजिन से और यहां तक वाली वैल्यू ओमेगा 1 है, और इससे आगे वैल्यू कितनी है, डेल्टा ओमेगा। तो ओमेगा 1 में अगर डेल्टा ओमेगा ऐड कर दूंगा तो ओमेगा आर के बराबर आ जाएगा। ओमेगा 1 प्लस डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आर।
यहां से ओमेगा 1 की वैल्यू निकाल लीजिए, कितनी आ गई, ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा, ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा, इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से आप ये देखो, ओरिजिन से लेकर और यहां तक वाली वैल्यू कितनी है, ओमेगा आर, ठीक है। और अगर इस ओमेगा आर वैल्यू में डेल्टा ओमेगा ऐड कर दिया तो ओमेगा 2 हो जाएगा। ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 2, पलट कर लिख दो, ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यहां से ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू हमने निकाल ली डेल्टा ओमेगा की टर्म्स में, ठीक है। चलिए 1 मिनट रुकिए, बस 1 मिनट में आ रहा हूँ। अच्छा एक चीज और बता दीजिए, कल आप लोगों की क्लास रखनी है मुझे फिजिक्स की, किस टाइम रख लूँ? अरे की बात करो, कुछ सर को भी आपको भी तो नींद चाहिए। हाँ बता दो बता दो, किसी भी टाइम। क्यों? सही में? ये मोदी भक्त है पक्का, मोदी नगर पहुंच जाता है। हाँ जी बताइए, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दीजिए कल सुबह किस टाइम रख लूं, 1 बजे रख लूं दोपहर में? तुम्हें? हाँ अरे भाई बताइए, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दो, ऐश्वर्या, रख लो दृष्टि, सर। एकांश, 1 बजे रख लूं? यस सर। ठीक है, वंशिका, सत्विका, प्रियांशु, एकांश, यस सर। ठीक है। कंफर्म बता दीजिए, कोई और क्लास तो नहीं है? नहीं सर। ठीक है, कल 1 बजे 1 घंटे की रखेंगे। हाँ ये सो जाएगा। चलिए जी आगे चलते हैं। तो ओमेगा 1 की वैल्यू ये हो गई, ओमेगा 2 की वैल्यू ये हो गई। और थोड़े दिन बाद मेट्रो से जाया करेगा ये मोदी नगर, और थोड़े दिनों बाद मेट्रो से जाया करोगे मोदी नगर, को काम चल रहा है। चलिए जी नोट करिएगा, एक्सप्रेशन फॉर क्यू फैक्टर, एक्सप्रेशन फॉर क्यू फैक्टर, बस यही बचा है लास्ट में, एक्सप्रेशन फॉर क्यू फैक्टर। इसका डेरिवेशन है, कर लेते हैं। ऐसी शक भरी निगाह से क्यों देख रहे हो बताओ? ठीक है, हाँ कर लो, थोड़ा सा ही है बस। कई बार क्या है कि डेरिवेशन के बीच में से भी कोई चीज पूछी जा सकती है, इस वजह से कह रहा हूँ, तो क्लैरिटी हो जाती है। नोट करें क्लियरली, एट ओमेगा आर द इम्पीडेंस इज इक्वल टू कैपिटल आर। Clearly at omega r the impedance clearly at omega r the impedance is equal to capital R. The impedance is equal to capital R. Impedance मतलब पूरे सर्किट का जो रेसिस्टेंस होता है, and at omega 1 and omega 2 its value is, at omega 1 and omega 2 its value is root 2 R. At omega 1 and omega 2 its value is root 2 R. ठीक है,
Therefore z is equal to under root r square plus omega l minus omega c minus 1 upon omega c is equal to root 2r। हाँ जी बताइए। सर ये इम्पिडेंस इज इक्वल टू के बाद क्या लिखा है? इम्पिडेंस इज इक्वल टू इज अरे क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया? कंट्रोल भाई, कंट्रोल। ऐसे तो फिजिकल एजुकेशन वाले इंस्ट्रक्टर डांटते हैं। चलिए जी ठीक है, ये इज नहीं था बीच में, कुछ नहीं है, इज इक्वल टू कैपिटल आर, वो गलती से लिख दिया। ओके सर। चलिए इज इक्वल टू रूट 2r इज इक्वल टू रूट 2r। अच्छा, और आर स्क्वायर अगर दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग कर दें, इसमें दोनों तरफ, या इसको इधर ही लिख लो, इज इक्वल टू रूट 2r स्क्वायरिंग इज इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, और r का स्क्वायर क्या हो जाएगा r स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी को इधर ही रहने दो, ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इस वाले r स्क्वायर को उधर ले जाओ, 2r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, तो ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी 2r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया प्लस माइनस कैपिटल R, प्लस माइनस कैपिटल R। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, यहां तक करके छोड़ दो, आगे का कल करवाता हूँ आपको, और कल 1 बजे है आप लोगों की क्लास। अच्छा, दूसरा मैं ये कह रहा था कि मैं ना मंडे से स्टार्ट करूंगा, और रात को या तो 9:15 बजे या फिर 10 बजे हम, तो 10 बजे ले लेंगे, वो मैं कंफर्म, मैं बहुत ज्यादा लंबी क्लास नहीं लेने वाला, ज्यादा से ज्यादा 40 या 45 मिनट्स की। और ये सुन लो, अरे मेरी बात सुन लो, ये मैं हफ्ते में दो या हफ्ते में 3 क्लास रखूंगा, ठीक, मिनिमम 2 मैक्सिमम 3, और वो मैं रखूंगा उसके लिए जो हम टर्म 2 का है। तो मैंने आपको बोला था कि टर्म 2 का कम से कम मैं 1 चैप्टर फिनिश करना चाह रहा हूँ 15 नवंबर से पहले। नहीं रियोप्टिक्स में ये ऐसी भावनाओं में ज्यादा बोल जाता है। हाँ, इसको भी वैसे ही डांट दो जैसे इसको डांटा था। चलिए जी ठीक है, कल दोपहर में 1 बजे। थैंक यू सर। ओके थैंक यू।